सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का पहला प्रकरण कि शासक कैसे बने, यानी कि पहले के समय में राजा का चुनाव कैसे होता था और उस समय क्या वर्ण व्यवस्था थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना और नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान यानी कि वोट डालना और वोट डाल करके अपने सरकार बनाना, कुछ नेताओं को चुनना और उनमें से कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं और वो सरकार को बनाते हैं और इससे देश की शासन व्यवस्था बनती है। तो 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन पहले के लोग हैं वो शासक कैसे बनते थे, कैसे सारी शासन व्यवस्था संभालते थे। तो हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और इन यज्ञ में से एक ऐसा ही यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण मतलब घूमने के लिए। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी जिसका ये घोड़ा होता था, जिस राजा का, उस राजा से रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने उस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और यह यज्ञ कौन करता था? तो यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न करवाया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहार में सम्मानित भी किया जाता था। यह हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि ऋग्वेद में 2 शब्द हमने पढ़े थे कि ब्राह्मण और राजा। ब्राह्मण या पुरोहित उन्हें ही कहा जाता था जो यज्ञ या अनुष्ठान करते थे और ऋग्वेद में राजा कुछ अलग तरह के होते थे। ना तो उनके पास महल थे, ना सेना थी और ना ही उसका बेटा उत्तराधिकारी होता था, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। तो ऐसे ही हमने जब पढ़ा पुरोहितों के बारे में कि इन विशेष पुरोहितों द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया जाता था। इसके लिए इन्हें उपहार मिलते थे और ये उपहार उन्हें राजा देते थे। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो इन सभी आयोजनों में राजा का स्थान मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर जो राजा की पत्नियां यानी रानियां, उसके पुत्र, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे।
अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर इस यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और ये जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, वो इन्हें शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये एक प्रश्न है, देखिए कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो देखो इस यज्ञ में उपस्थित तो राजा, रानियाँ, उनके पुत्र, पुरोहित, वैश्य, ये सभी होते थे। अब पेशे के आधार पर वहाँ कई वर्ग थे, जैसे सबसे पहले तो राजा, जिसका कार्य होता था शासन चलाना, अपने प्रजा की देखभाल करना। एक थे पुरोहित, जो कि यज्ञ व अनुष्ठान करते थे। तीसरा इसमें वैश्य, जिनका कार्य व्यापार करना या कृषक वगैरह, और इन्हें ही शूद्र भी माना गया था। तो इस तरह से पुरोहित, राजा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये कई वर्ग शामिल थे। तो ये वर्ण व्यवस्था कैसे थी, हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा और यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए और ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। क्योंकि हमने इससे पहले वाले पाठ में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था कि सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद, और 3500 वर्ष पहले लगभग इसकी रचना हुई थी। और ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया और इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक गरीब थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा और जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का और इनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना और इस काम के लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था और इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विष या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्र का था और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के लिए देखिए कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में जैसे कोई शिल्पकार, शिकारी या भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने, जलाने का काम करते थे और इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे। तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे।
जबकि कुछ लोग ये चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे यानी पूर्व और उत्तर के जो इलाके हैं वहाँ इन इलाकों में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। यानी ये वन व्यवस्था किन के द्वारा बनाई गई? तो ये पुरोहितों के द्वारा ही वन व्यवस्था बनाई गई। पुरोहितों ने ही लोगों को 4 भागों में बांटा, 4 वर्णों में, जिनका नाम रखा क्षत्रिय, वैश्य, माफ़ कीजिए, कि 4 वर्णों में बांटा उन्होंने। तो ब्राह्मण था पहला वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इस तरह से ये 4 वर्णों में उन्होंने बांटा। तो अगला प्रश्न है कि लोगों ने वन व्यवस्था का विरोध क्यों किया? क्योंकि जो ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी वन व्यवस्था, लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। यहाँ तक कि कुछ राजा भी स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि वन व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कुछ ये कहते थे कि व्यवसाय के आधार पर वन व्यवस्था करना वो गलत है। और कुछ लोग ये भी चाहते थे कि अनुष्ठान करने का अधिकार है वो सबका होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।